सिक्योरिटीज मार्केट्स के कुंज बंसल जुड़ते हुए। कुंज बंसल साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला आवाज़ के दर्शकों के लिए। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? जिस तरीके की डिक्लाइन हमने देखी है यूएस मार्केट में और जिस तरीके का मूव आ रहा है, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? जी हाँ अनुज। तो सबसे पहले तो बधाई हो आपको। मैं आवाज चैनल पे पहली बार आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके थैंक यू प्रमोशन सर। के लिए और अब इसको लीड करने के लिए। मार्केट पे आते हुए तो जैसा आप थोड़ी देर पहले खुद ही बोल रहे थे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी हम कुछ फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। और फैक्टर्स को हम एनालाइज करें तो सितंबर के लास्ट वीक में जो बाजार का लो था, मेरे ख्याल से निफ्टी का करीब 16,800 वगैरह के आसपास, वहां से हम करीब 7% ऊपर बैठे हैं हार्डली 1.5 महीने में। तो पहली पहली चीज तो ये। अब दूसरा, उसको कंपैरेबल टर्म्स में हम लें तो साथ साथ में ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस रही है, स्ट्रेंथ नहीं रही है, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। और एक फैक्टर पे आगे बढ़े तो खाली कल का दिन छोड़ दें जब ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से नीचे आया है। अदरवाइज पिछले 15-20 दिन में क्रूड स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था। $90 के नीचे वाला 96-97 तक चला गया था, थैंकफुली कल नीचे आया है। वो हम जानते हैं कि एज एन इंडियन इकोनॉमी हमारे लिए नेगेटिव रहता है। और रिजल्ट सीजन अब मोरलेस ओवर है, जो लार्जली ऑन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन रहा है। टॉप लाइन में कहीं कहीं ग्रोथ हुई है, बॉटम लाइन में सब जगह वीकनेस रही है। तो मुझे लगता है अभी जो ये सारे फैक्टर्स मिलके आए हैं, ये थोड़ा सा मार्केट को सबड्यूड रखेंगे, रेंज बाउंड रखेंगे। हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आए। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में, जैसा मैंने कहा कि हमेशा मुश्किल होता है, पर फिर भी एक अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है अभी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट को यहां से एकदम ऊपर ले जाने के लिए बचे नहीं है। ऑफकोर्स एक जोकर हमेशा रहता है कि सडनली एफआईआई की बाइंग जो पिछले 2-3 दिन में पॉजिटिव है बट कम हो गई है, फिर से एक बार बढ़ जाए तेजी से, तो वो एक खाली फैक्टर रह सकता है। बट फंडामेंटल या एनालिसिस बेसिस पॉइंट पे यहां से बाजार को शॉर्ट टर्म में ऊपर खींचने वाले फैक्टर्स मुझे कम नजर आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, बाकी अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में आपको कुंज जी, अगर बाजार को ऊपर ले जाने वाले फैक्टर्स थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, तो अब हमको थोड़ा सेलेक्टिव होकर बाइंग करनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रख के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, ट्रांचेज में बाइंग करनी चाहिए। अल्टीमेटली मैं आपका, अगर आप देखें व्यू, ये एक लेके चल रहा हूँ। अब अगर मुझे ट्रांचेज में बाय करना है, मान लीजिए मैं कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ, ट्रांचेज में बाय करना चाहता हूँ, वो फर्स्ट ट्रांच कहाँ आना चाहिए? आपने इस अर्निंग सीजन को देखा, आपने क्रूड की बात की, आपने चाइना फैक्टर की बात की, आपने रेट रिवर्सल की बात की, रेट हाइक्स की बात करी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने इस अर्निंग सीजन को देखा। बैंकों ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, डिसबर्समेंट्स, एनआईएम्स बहुत स्ट्रांग रहे, पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग नंबर्स देके गए। इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत फंड डिप्लॉय करना है, इस एक्सपेक्टेशन की नहीं से नहीं कि मात्र एक महीने में आप उस पर 10% का स्विंग मिल जाए, नहीं, आपको ट्रांचेस में पैसा डालना है। फर्स्ट ट्रांच कहां और किस चंक में जाएगा, कुंज जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि शॉर्ट टर्म में बाजार एकदम मोमेंटम में नहीं रहेगा, हो सकता है मैं गलत जाऊं। तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि फिर भी उसके सामने अगर हम मीडियम टर्म व्यू लें तो कहाँ धीरे धीरे पैसा डालना शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए हैं। जो भी नेगेटिविटी नंबर्स में आनी थी मार्जिन को लेकर, एम्प्लॉय एट्रिशन को या एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, वो सब अब बिल्ड इन हो गई है। ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वो भी अब लार्जली नोन है। तो मुझे लगता है वहां पे धीरे धीरे पैसा डालना शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम टर्म का अगर हम व्यू लें तो एक वो सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एफएमसीजी अभी भी उतना नहीं, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपकी ये सारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर्स, होम इक्विपमेंट्स कंपनीज, ये सेक्टर ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है। ऑब्वियस बेसिस पे कि उनके सितंबर क्वार्टर के नतीजे टॉप लाइन पे मिक्स रहे हैं, कहीं ग्रोथ हुई कहीं नहीं हुई। जो फेस्टिवल सीजन में डिमांड एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, स्पेशली रूरल एरिया से बहुत ज्यादा नहीं आई। और कमोडिटी का प्रेशर तो एक्सपेक्टेड था ही, तो इसलिए मार्जिन में प्रेशर दिखा। तो उस वजह से ये सेक्टर भी करीब साल सवा साल के रेंज के टाइम बेसिस का अंडर परफॉर्मर हो गया है। तो मुझे लगता है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आएगी। कई मिक्स कंपनीज के व्यू आ रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर के बाद अक्टूबर में फेस्टिवल डिमांड कहीं कहीं पिक हुई है, तो वो उसका फायदा मिल सकता है। दिसंबर में हाई कॉस्ट इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो मार्जिन हम सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूवमेंट में देख सकते हैं। और दिसंबर में नहीं तो आने वाले मार्च और जून क्वार्टर तक तो इंप्रूवमेंट आना ही चाहिए। तो ये दो सेक्टर हैं जिनमें काफी करेक्शन हो गया है, प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज। और घूम फिर के परफॉर्मेंस आ जाएगी, सेक्टर्स में डिमांड रिकवरी आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे पैसा डालना शुरू करना चाहिए। ओके, तो
कुछ सेक्टर्स में आप पैसा डालना शुरू करिए। थोड़ा सा मार्केट अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 18,000 का लेवल कोशिश कर रहा है मार्केट की बचा जाए। और तो इसके लिए लेकिन एक तो स्टॉक्स ज़रा लेकर आते हैं। एक तो पिरामल फार्मा लेकर आइए ज़रा। वो जो पिरामल के NBFC का मूव था वो पिरामल फार्मा में भी पॉपुलेट हो रहा है। एकदम से डिक्लाइन आया इसमें, देखिए करीब 5% का डिक्लाइन 148.40 पर पिरामल का शेयर ट्रेड करता हुआ। एक इंट्राडे में डिक्लाइन अभी देखने को मिल रहा है जी मीडिया में, इसमें भी एकदम से डिक्लाइन आया। 2-3 स्टॉक्स हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही थी कि थोड़ा सा, और नॉर्मली MSCI के बाद इनमें स्टॉक्स में थोड़ा मूव आते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अब करीब 5.5% नीचे, बड़ा स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो उस पर भी थोड़ा नज़र रखिए कि 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अच्छा कुंज, एक जो सेक्टर ऑफ दिस लास्ट 1 मंथ रहा है PSU बैंक, इसको देखकर थोड़ा डर लग रहा है आपको, या लग रहा है कि वाकई में चीज़ें बदल रही हैं? देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ट्वीट भी किया था कि PSU बैंकों में एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड हुआ है, इन्होंने अब प्रॉफिट रिपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार आया है। तो ये सब क्लियरली एक चेंजेस दिख रहे हैं। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे? तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होने के नाते और पिछले 25-26 साल से बाजार में होने के नाते जो 5 साइकिल अप और डाउन के देख चुके हैं, तो इतने शॉर्ट टर्म में इतना शार्प मूवमेंट आता है तो थोड़ा सा डर लगता है, पर वो कई बार बायस भी हो जाता है। हो सकता है तेजी चलती रहे। नाउ अब हम अगर उसके कारणों पे आए तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी राइटली ट्वीट किया कि परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की देखने को मिला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाजार इनको अननेसेसरीली रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, बिना कारण के उनके प्राइस और वैल्यूएशन नहीं बढ़ा रहा है, बिल्कुल वाजिब कारण है। और सभी पैरामीटर्स में, क्रेडिट ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट रिटेल सेक्टर का शेयर बढ़ना एक अच्छा पैरामीटर बैंकिंग सेक्टर के लिए पिछले कुछ सालों से माना जा रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अच्छी अपनी धीरे धीरे रिटेल की हिस्सेदारी बढ़ाई है ओवरऑल एडवांसमेंट के प्रोपोर्शन में। तो ये चीज तो हमको देनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस में क्लियर इंप्रूवमेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में करीब 1.25 साल से जाऊं तो 1.5 साल पहले पब्लिक सेक्टर इन जनरल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हुई थी, और उसके कई सारे कारण थे। गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को थोड़ा सा पुश किया कि आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और मार्केट का परसेप्शन इंप्रूव हो। तो उसमें नॉन कोर एसेट्स का डाइवेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लिया गया था, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ नहीं हुई है। इंटरेक्शन विद मार्केट कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स वगैरह का एक पॉइंट लिया गया था, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और ऑफ कोर्स बिजनेस फंडामेंटल्स में तो इंप्रूवमेंट हुआ ही है। तो हमने, और गवर्नमेंट के पॉलिसी सपोर्ट भी रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्चुअली ऑर्डर सपोर्ट भी रहे हैं। तो हम शिपिंग कंपनीज गवर्नमेंट PSUs की देखें, हम डिफेंस कंपनीज देखें, तो गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी सपोर्ट और डायरेक्ट ऑर्डर सपोर्ट दोनों चीजें दी है। तो ये सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट हो रहा था। बैंकिंग अभी भी लैग कर रहा था, तो फाइनली बैंकिंग ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है और उस एक पब्लिक सेक्टर रीवैल्यूएशन का जो फेज शुरू हुआ है उसमें आया है। और मुझे लगता है ठीक है, 1 महीने में करीब 30-35%, 40% PSU बैंक इंडेक्स बढ़ गया है, इंडिविजुअल शेयर भी बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं करेक्शन आए। पर अगर इस हिसाब से नंबर्स में इंप्रूवमेंट चलता रहा तो जो एक वैल्यूएशन गैप प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स से है, एक जो 5 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, उन दोनों को लेके मुझे लगता है मीडियम टर्म में अभी भी रिवॉर्ड आते रहना चाहिए। ओके, तो IT कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर देखिए कुंजल जी ने अपनी राय रखी। अच्छा डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, जरा 2 चार्ट स्क्रीन पे लेकर आइएगा। DLF 397 पे ट्रेड करता हुआ, DLF अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 14 साल के जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज सुबह से गोदरेज प्रॉपर्टीज पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, 2635 का अगर आप देखें ये स्टॉक लगभग 1170 है। कुंजी मैं आपको एक बात बताऊं, इनफैक्ट ज़्यादा नहीं, मैं मात्र 6 महीने में, पिछले 6 महीने में अगर दिल्ली NCR के प्राइसेस को देखूं, आई मीन क्या गजब का अगर आप देखिए इजाफा आया है। अब ये हिस्टोरिकली हुआ है जब प्राइसेस जो है वो बहुत अनचाहे तरीके से, और आप देखें बड़े वाइल्ड स्विंग देते हैं, तो हायर लेवल्स पे इन्वेंट्री अगर आप देखें, सेलिंग जो है वो थिन हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर एक व्यू लेना हो रियल स्टेट पर इस वक्त, देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो प्राइसेस बहुत फर्म हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा,
और दूसरी बात एक स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल, आपकी ईएमआईज में अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल जंप है। ऐसे में आप रियल स्टेट स्पेस पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? जी हाँ, तो कुछ चीजें हुई हैं जो आपने बता दी। मैं उन्हीं को और थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं कि आज से हार्डली साल भर पहले, इनफैक्ट साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 10-11 महीने पहले, सारे बैंक्स बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा के एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि हाउसिंग लोन 6.5%, 6.5, 6.60, 6.70 का लो गया था। और वहां से अभी रेट 8.5% आ गई है, तो वो 200 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है। 200 बेसिस पॉइंट कम लगता है, इनफैक्ट हम 6.5 पे 2% को लें तो करीब करीब 25-30% का इंटरेस्ट रेट में 6.5 के बेस पे हाइक आ गया है। और जो उसका जो ईएमआई पे इम्पैक्ट आया है वो और भी ज्यादा शार्प आया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सडनली एग्जिस्टिंग बोरोवर्स की ईएमआई बढ़ गई हैं, जिनको लेना था उन्होंने जो बजटिंग कर रखी थी वो बढ़ गई है। पर फिर भी मुझे लगता है कि इतना नेगेटिविटी अभी रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है। डिमांड, हम ऑफ कोर्स कोरोना को एक बेस ले सकते हैं, आज से 3 साल 2.5 साल पहले के जो जो एकदम डिमांड खत्म हो गई थी या बिल्कुल बॉटम पे आ गई थी, वहां से स्लो एंड स्टडी बीच में काफी इंप्रूव हुई थी। और महाराष्ट्र में तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम करने का इंसेंटिव भी दिया था, तो वहां से धीरे धीरे बढ़ी थी। अब बढ़ी हुई डिमांड हायर बेस पे परसेंटेज ग्रोथ ऑब्वियसली कम हो गया है। इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू शुरू में तो बोरोवर्स ने झेल लिया, पर अब जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां रेजिस्टेंस आ रहा है। और साथ में सेक्टर की भी परफॉर्मेंस रही थी, तो हम ये भी ध्यान रखें कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा रिवैल्यूएशन हुआ था, अच्छी रीरेटिंग हुई थी, स्टॉक्स अच्छे चले थे। तो उस हिसाब से अभी थोड़ा सा ब्रीदर आया है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आई है, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है चलती रहे, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ कम दिखेगी और बोरोवर्स के लिए ईएमआई की का वजन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। शुरू शुरू में तो इतना नहीं लग रहा था। ओके, ठीक है। तो अच्छा, कुंजी, आपने बोला कि मेरे पासिंग रिमार्क्स में भी आपने बोला कि आईटी में शायद अब कुछ मौके हैं। तो आईटी में थोड़ा सा एक अप्रोच क्या रहेगी आपकी, किस तरीके के स्टॉक्स, एक दो स्टॉक्स का नाम अगर आप ले सकते हैं जहां पर आप अब बाय कर रहे हैं, आप पर्सनल पोर्टफोलियो में बाय कर रहे हैं या फिर रेकमेंड कर रहे हैं कि चलिए यहां पर अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है? तो मैं सीधा सीधा स्टॉक पे ही आऊं तो व्यू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल। कोफोर्ज, जो एक मिड कैप आईटी कंपनी है, उसके नंबर आए थे अक्टूबर एंड में, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में। रीजनेबली डिसेंट नंबर्स थे गिवन दी मार्केट, जैसा हमने डिस्कस किया कि और सभी आईटी कंपनीज बोल रही हैं कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है, एट्रिशन बहुत बढ़ गए थे, वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। ग्रोथ का एक फियर था क्योंकि यूएस जो मेन मार्केट है और थोड़ा बहुत यूरोप, दोनों में स्लो डाउन से लेकर रिसेशन तक की बात चल रही है। पर जिस हिसाब से कंपनीज के ऑर्डर बुक बिल्डअप हुए हैं या उनके जो इंटरेक्शन क्लाइंट से हो रहे हैं और उसका जो फीडबैक उन्होंने एनालिस्ट कॉल में दिया, वो इतना नेगेटिव नहीं दिया है। तो वो एक स्टॉक है जो मुझे लगता है अच्छा, पीक से हम देखेंगे तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर मेरे ख्याल से 30-35% का प्राइस में करेक्शन हो गया है और अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन में भी करेक्शन हो गया है। अब हम वैल्यूएशन में भी FY23 का आधा साल तो जा ही चुका है, 1 महीना और जा चुका है, तो FY24 पे हम रोल ओवर करेंगे तो वैल्यूएशन और भी रीजनेबल दिखेंगे। तो ऐसे स्टॉक हैं जो देखे जा सकते हैं। अच्छा गुंजी, अब एक दो स्पेस और जो अब परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, मैं शुरू में ही बताता हूँ। आई मीन बैटरी स्टॉक्स, आई थिंक एक ज़माने बाद सब चल गया और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट चल गया। टू व्हीलर में अगर आप देखिए ईवी वाली कुछ कंपनियां चल गई, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट चल गया, टायर चला, लेकिन बैटरी स्टॉक्स में अब लास्ट में स्विंग आ ही रहा है। इस बार हमारा जब बैटरीज के आपने अर्निंग्स और नंबर्स और मैनेजमेंट का आउटलुक सुना ही होगा। आप ऑटो में क्या बाइंग करने के इच्छुक हैं इस वक्त? आपको ऑटो में कहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा नजर आ रहा है? तो मैं एक कंपनी पे आपको ले जाता हूँ, नाम से शुरू करता हूँ, टिमकेन इंडिया। तो ये न सिर्फ ऑटो प्लेयर है, इनका सप्लाईज रेलवे में भी है और कैपिटल गुड्स में भी है। तो बैटरीज पे आपने सही कहा कि मैंने एनालिस्ट नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स देखे और कॉल वगैरह भी देखा है, पर फिर भी अभी उतना कॉन्विक्शन मेरा नहीं बन रहा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मार्केट का बन सकता है। पर टिमकेन इंडिया के नंबर्स जो आए थे उसमें टॉप लाइन में ग्रोथ थी, एक्सपेक्टेडली बॉटम लाइन में प्रेशर था, क्योंकि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि रॉ मटेरियल की काफी कॉस्टिंग बढ़ गई थी और हाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कैरी ओवर है, और वो क्लियरली दिखा था। और उसके प्लस बाजार में टॉपिंग होते हुए या थोड़ा सा करेक्शन होते हुए स्टॉक पीक से करीब 26-27% करेक्शन में आ गया है, और उतना वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है। हालांकि गिवन द फैक्ट दैट दी मार्जिन्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, EBITDA मार्जिन्स डबल डिजिट में है, इनफैक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 10% प्लस है, और रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं, 25-30% की रेंज में है।
तो वैल्यूएशन हमेशा से एक्सपेंसिव रहता है, बट ये जो 25-30% का प्राइस का करेक्शन शेयर प्राइस में टिमकेन के आया है, मुझे लगता है परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कंटिन्यूड रहेगी। रेलवे में अच्छा कंपनी शेयर बनाती जा रही है, तो सिंस आपने ऑटो से शुरू किया था, ऑटो से रिलेटेड है पर प्योर ऑटो पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है मीडियम टर्म के लिए अच्छे करेक्शन में अभी अवेलेबल है। कुंज, आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे टाटा मोटर्स, इस पर क्या व्यू है आपका? मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से इन लोगों ने पहले एक मार्केट को गाइड किया था कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो शायद अब थोड़ा सा एक स्केल डाउन भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें ग्लोबली हैं, इसमें काफ़ी चिप्स शॉर्टेज और ये सब इश्यूज इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक पर क्या व्यू है आपका? तो तीन चीजें हैं अनुज इस स्टॉक में। एक तो जैसा आपने कहा कि बहुत ही फैले हुए ऑपरेशन है अक्रॉस द कंट्रीज, ऑफ कोर्स लार्जली ऑटोमोबाइल में, बट विद इन ऑटोमोबाइल में राइट फ्रॉम इंडिया में जहां लोअर एंड पैसेंजर व्हीकल से लेके जगुआर और लैंड रोवर जैसी हाई एंड कार्स बनाते हैं, तो पूरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल से लेके कॉमर्शियल व्हीकल तक का सेगमेंट कवर कर रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल में लो मीडियम हाई एंड का सेगमेंट कवर कर रहे हैं, तो बहुत फैले हुए ऑपरेशन है। तो इसलिए एक कंपनी के नंबर्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है फाइनेंशियल्स, और तीसरी बात है कई बार स्टॉक का परसेप्शन या परसेप्शन से ज्यादा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर में हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, हमारे लिए रिलेटिवली इजी होता है कि नंबर ऐसे आएंगे तो स्टॉक को मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा और खराब आएंगे तो। पर ये इस स्टॉक में मुझे हमेशा से वो प्रॉब्लम रही है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे नंबर्स को देख के मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, अच्छे ट्रेडर्स जो बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या क्वांट एनालिसिस करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये एक स्टॉक बहुत अच्छा बून है। वो अपने हिसाब से टेक्निकल और स्टॉप लॉस को देके ट्रेड करते रहे। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोमोबाइल में आपको देखना ही है तो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा मेरे लिए मीडियम टर्म में भी प्रेडिक्ट करना इसके लिए मुश्किल होता जाता है। ओके, टाटा मोटर्स पे एक विशिष्ट टिप्पणी आपने कुंज जी की सुनी। अच्छा कुंज जी, आईटी में जब आपने टिप्पणी कर ही दी, अब थोड़ा फार्मा पे आते हैं। डिफेंसिव का अगर आप देखें कॉस्ट स्पेस, लेकिन फार्मा में दो धड़े बन गए हैं। एक जो अभी भी आप देखें अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स से सिप्ला, सन फार्मा, इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा खासा है। आप फार्मा में सर क्या बाय कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो मैं अभी फ्रेंकली कुछ बाय नहीं कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अनलाइक सेक्टोरल मूवमेंट जो जनरली एक तरफ होता है, एक सेक्टर चलता है तो ऊपर की तरफ जाता रहता है, धीरे धीरे सारी लार्ज मिड और स्मॉल कंपनीज उस हिसाब से चलती हैं। अगर सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो सारी कंपनीज अंडर परफॉर्म करने लगती हैं। पर इस सेक्टर में आपने सही कहा कि कुछ कंपनीज हैं जो हाई की तरफ जा रही हैं और कुछ अभी भी लो की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। वो रहा है यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वार्टर हो गए कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही हैं, उसके कई सारे कारण हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है। प्लस जिन कंपनीज का कोरोना की वजह से हाई बेस आज से 1 साल पहले के 1 या 2 या 3 क्वार्टर में हो गया था, उनको अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर तो है ही, तो सब कंपनीज के अलग अलग मॉडल हो गए हैं, तो इस वजह से अलग अलग परफॉर्मेंस भी आ रही है। विद इन फार्मा जेनेरिक और एपीआई में है या ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में है, उसका इम्पैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च या सीडीएमओ में है, उसका इम्पैक्ट है। इनफैक्ट उसमें भी काफी स्लो डाउन देखने को मिला है। तो अभी मुझे लगता है सेक्टर पे बहुत मिक्स्ड व्यू है, और आपका जो प्रश्न था तो उसमें मैं अभी कुछ नहीं बाय कर रहा। ओके, चलिए कुंज जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ये व्यू कुंज बंसल का मार्केट